Hello students, welcome back to my channel Biology Booster. How are you all? Hope so all you are doing well. Let's start the topic. Today we are going to discuss about respiration in plants. First see what is the need of respiration. Respiration की नीड ही क्या है? This is helps organism to survive, क्योंकि यह organism को survive करने के लिए help करता है. यह हमें किस किस चीज़ के लिए प्रोवाइड्स करता है? एनर्जी एब्जॉर्प्शन के लिए, मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एंड ब्रीदिंग के लिए. अब हम देखिए हम टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे अपने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में. तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डज प्लांट ब्रीथ. सेकंड ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे. आज की जो क्लास में हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे वो ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे. देखिए जो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है ये काफ़ी लंबा है, इसे हम 4 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे. ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के बाद हम पढ़ेंगे ईटीएस. ईटीएस के बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंसिंग शीट और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. तो इसे हम बांट के पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा और एक टफेस्ट टॉपिक माना जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि डज प्लांट ब्रीथ. क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? तो यस, प्लांट ब्रीथ करते हैं. हाउ, लेकिन कैसे? उनके पास तो हमारे जैसा कोई जैसे हम लोगों के पास लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, एक हमारे पास वेल डेवलप्ड रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, उनके पास तो नहीं होता. तो क्यों? तो फिर वो कैसे करते हैं? वो करते हैं बाय स्टोमेटा एंड लेंटिसेल. देखिए ब्रीथ होता क्या है? ब्रीथ होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैस का एक्सचेंज करना. जो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं बाय स्टोमेटा एंड लेंटिसेल के. अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. डिफरेंस क्या है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में? तो देखिए ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज को हम ब्रीदिंग बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ब्रीदिंग में हम लोग भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे बाहर निकाल देते हैं. रेस्पिरेशन क्या होता है? जो कि हमारा जो मेन टॉपिक है रेस्पिरेशन, ये होता है ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स. यानी जो हम खाना खा रहे हैं, हमें डायरेक्ट तो उससे एनर्जी नहीं मिल जाएगी, तो उसी कॉम्प्लेक्सेस फूड को सिंपलेस्ट फूड में तोड़ के एनर्जी को एक्सेप्ट करना, यानी एटीपी का फॉर्मेशन करना, उसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन देखिए, दिस इज स्टेप बाय ऑक्सीडेशन. यानी रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? खाने का ऑक्सीडेशन होता है. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये, यानी स्टेप बाय इसमें कई स्टेप होते हैं ऑक्सीडेशन के. ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है. तो इसमें क्या होता है, जब हमारा खाना टूटता है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है. एक्सर्गोनिक प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही बोलते हैं. और ये कैटाबॉलिज्म है. कैटाबॉलिज्म इसलिए है क्योंकि इसमें हमारा खाना टूट रहा है. जब किसी प्रोसेस में कोई चीज़ टूटती है तो उसे कैटाबॉलिज्म बोलते हैं. नेक्स्ट है, अब हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? मेनली हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे. सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ये है सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन. यानी हम इसमें पढ़ेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसे हम पढ़ेंगे. ऑक्सीडेशन और ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट टू रिलीज एनर्जी. यानी या तो ऑक्सीडेशन या खाने के टूटने को, सब जो खाने को टूट रहा है और उससे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. अब ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी टू सिंथेसाइज, और जो ये एनर्जी निकलती है इस एनर्जी को ट्रैप करके हम क्या करते हैं, इसे एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं. जो ये सबस्ट्रेट टूट रहा है, हम मान लेते हैं ये ग्लूकोज है. ग्लूकोज टूटता है क्योंकि मेनली हमारे यहाँ जो एक इजीली टूट जाता है वो ग्लूकोज, यानी वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है. तो जब वो ग्लूकोज टूटता है यानी 6 किसकी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो फुली जो पूरा इसका ग्लाइकोलिसिस माना जाता है, यानी पूरा फुल ऑक्सीडेशन माना जाता है, वो तब माना जाता है जब हमें 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स मिले और वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स मिले. तो मेनली हमें क्या मिलना चाहिए? 6 CO2. तो जो हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे उसमें क्या है, हमें 6 CO2 नहीं मिलते. तो जो ग्लाइकोलिसिस है वो पार्शियल ऑक्सीडेशन माना जाता है या पार्शियल ग्लाइकोलिसिस माना जाता है. देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है. तो क्या होगा, ये कौन सी प्रोसेस होगी? कैटाबॉलिक. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, एटीपी
इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलके एटीपी बना रहा है, यानी इसमें कुछ बन रहा है। तो फिर ये कौन सी प्रोसेस हो गई? एनाबॉलिक। कौन सी प्रोसेस होगी? एनाबॉलिक। अब जब इस दोनों इसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस हो रही है तो हम इसे एम्फीबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबॉलिक प्रोसेस। और इसमें क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी जब एटीपी का मेनली जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होना चाहिए? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होना चाहिए। लेकिन जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन फूड तब होगा जब हमें 6CO2 के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। लेकिन हमें आप आगे पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस में ऐसा देखने को कुछ नहीं मिलता। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि एटीपी कैसे बन रहा है। एटीपी बनता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट के, यानी जब एडीपी में एडिशन हो जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का तो हमें एटीपी मिलता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ फॉस्फेट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। एडिशन ऑफ फॉस्फेट को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। यानी फॉस्फोराइलेशन क्या हो गया? सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो ये कितने तरीके से होता है? ये 3 तरीके से होता है। देखिए, पहला क्या है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये क्या होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन ये एक तरीके से फोटोसिंथेसिस में होता है। कहाँ पे होता है? ये फोटोसिंथेसिस में होता है, जिसमें क्या होता है, और ये प्रोसेस ये कहाँ पे होती है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। और ये लाइट की फोटो लग रहा है तो ये कहाँ पे होगा? लाइट के प्रेजेंस में, जो कि हम इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं अपने फोटोसिंथेसिस वाली क्लास में। दूसरे टाइप का होता है सबस्ट्रेट लेवल। इसमें क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल से क्या होता है? डायरेक्ट सबस्ट्रेट से क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। डायरेक्ट क्या हो जाता है? एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? इनडायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यानी पहले हमें NADH और FeDH2 मिलते हैं, इसके अंदर जो छिपे हुए एटीपी होते हैं वो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्हें भेजना पड़ता है, तब वो हमें एटीपी मिलते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और सबस्ट्रेट लेवल हो गया डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन। अब इनकी साइट क्या है? एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी कहाँ पे बनते हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे बनते हैं? लेकिन यूकैरियोटिक सेल में। कहाँ पे मिलता है? अब प्रोकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया होते नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है? मेसोसोम्स। वहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ पे होगा ये जो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है या फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो होता है मेसोसोम्स में। अब मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि डू प्लांट ब्रीथ? क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? तो यस, प्लांट ब्रीथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा एंड विद द हेल्प ऑफ लेंटिसेल्स। रीज़न फॉर एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मैंने आपसे ये भी बताया था कि भाई जो हमारे अंदर तो एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, लेकिन इनके अंदर क्यों नहीं होता? तो देखिए उसका रीज़न देखिए, नो ग्रेट डिमांड। इनकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, मतलब इनके पास कोई डिमांड ही नहीं होती। दूसरी बात यह है कि हम जो लेते हैं वो बहुत, हमारा जो रेस्पिरेशन है वो बहुत, उसका जो रेट है बहुत फास्ट है वो, और इनका क्या है? बहुत स्लो है। तो इनका स्लो है, ये एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, इली मतलब हवा में ही रहते हैं ये। जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के तो ये आराम से कर लेते हैं। तो इनका मेन ये हो गया कि नो ग्रेट डिमांड, और दूसरा दे कैन टेक केयर ऑफ नीड्स, और ये जो अब इनकी आवश्यकता है वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। रेस्पिरेशन अकर एट स्लो रेट। इनका जो रेस्पिरेशन का अकरिंग रेट है वो बहुत स्लो है। ये किसके थ्रू करते हैं? रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये सब हवा में होती है। और दूसरा ये लूज पैरेन्काइमा। इनका जो एक अंदर सिस्टम होता है वो बहुत लूज होता है, तो जिनके अंदर एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या कर लेते हैं? अपना गैस का एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन आराम से कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस नॉट वेरी फास्ट डिफ्यूजन कैन इजीली टेक प्लेस। जो इनमें आपस में इनके जो ऑर्गन होते हैं, जो पार्ट होते हैं, उनके बीच ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती, तो वो आराम से क्या बाय डिफ्यूज़न इस चीज़ को कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं? सबस्ट्रेट दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन। वो सबस्ट्रेट जिनका ऑक्सीडेशन होता है या फिर ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी, या फिर जिनको तोड़ा जाता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, वो क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रीफर सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्रीफर किया जाता है क्योंकि इसका इंस्टेंट, इससे हमें क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। आपने देखा होगा जो ग्लूकॉन डी है वो इसीलिए दिया जाता है, या फिर चीनी और पानी का घोल इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। फैट्स वैसे तो इन फैट्स, प्रोटीन, इन सब में सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट्स से मिलती है, लेकिन जो फैट्स का जो फैट्स का ऑक्सीडेशन है, जो उसका तोड़ने का प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो उसे तोड़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रीफर क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी का? कार्बोहाइड्रेट।
और जो ये थर्ड नंबर पे प्रोटीन, प्रोटीन हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी है लेकिन हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। मेनली हम कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करते हैं एटीपी फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा सबस्ट्रेट है जो हमारे बॉडी बिल्डिंग यानी जो हमारे हड्डियों को जोड़े रखने में और उस चीज़ में हेल्प करता है। एक तरह से बॉडी बिल्डर माना जाता है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, यानी अगर हम रेस्पिरेशन के भी टाइप करें किस पे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के आधार पे देखें तो वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। देखिए, जो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है, व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में बनता है कि फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कौन से सबस्ट्रेट में होता है, तो वो किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ये कौन सा रेस्पिरेशन है, व्हेन प्रोटीन्स आर यूज्ड, यानी जब प्रोटीन को यूज़ करना पड़ जाता है, जब हम प्रोटीन को यूज़ करते हैं तो उसे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होता है, जो कि रेयरली होता है। प्रोटीन्स आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, वो प्रोटीन्स के कॉन्स्टिट्यूट से बना होता है, यानी हिस्से से बना होता है। अभी हमने पहले पढ़ा कि जो रेस्पिरेशन है वो अगर हम सबस्ट्रेट के बेस पे पढ़ा तो वो 2 टाइप्स का होता है। अब हम पढ़ रहे हैं अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है और ऑक्सीजन की नॉट प्रेजेंट है तो वो 2 टाइप्स का होता है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो उसे बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड माना जाता है, यानी अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो ही नहीं सकता। इसमें एनर्जी मिलती है ज़्यादा और एफिशिएंसी भी इसकी ज़्यादा होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, यानी पूरी तरह से फूड नहीं टूटता है, एनर्जी कंपैरेटिवली कम मिलती है और एफिशिएंसी भी कम होती है कंपैरेटिवली एरोबिक रेस्पिरेशन के। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए जो आगे एंजाइम यूज़ होंगे, NADPH और FAD, FADH, FMN, FMNH2, तो ये सारे एंजाइम आगे यूज़ होंगे। आपको कंफ्यूज ना हो तो इससे पहले इनकी एक बार फुल फॉर्म देख लीजिए। NAD क्या होता है, निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। NAD को हम क्या बोलते हैं, निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। अब NAD का जब रिडक्शन होता है तो NADH बनता है, यानी ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया को एंजाइम, यानी NAD की रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NAD हो गया ये क्या, NADH। यानी जब यहाँ पे रिडक्शन हुआ है इसका NAD का, तो रिडक्शन आप जानते हैं एडिशन ऑफ H आयन, इसमें H आयन ऐड हो जाता है। तो यानी NAD का रिडक्शन से जब NADH बनेगा तो NADH बनता है NAD के रिडक्शन से। नेक्स्ट यूज़ होगा हमारा कोएंजाइम NADP, जिसका नाम है निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, यहाँ पे P और लग रहा है, ठीक है। तो NADP के रिडक्शन से हमें मिलेगा NADPH। क्या मिलेगा, NADPH, जिसे हम बोलेंगे रिड्यूस फॉर्म NADP। यानी ऊपर ये NADP तो कोएंजाइम हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, NADPH रिड्यूस कोएंजाइम बोलेंगे हम इसे। नेक्स्ट यूज़ होगा ग्लाइकोलिसिस में FAD, जिसे हम बोलते हैं फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब इसके रिडक्शन से FADH बनेगा, इसके रिडक्शन से FAD बनेगा रिड्यूस फॉर्म ऑफ FAD, हम इसे लिख सकते हैं रिड्यूस फॉर्म ऑफ FAD। नेक्स्ट है FMN, जिसे हम बोलेंगे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब इससे बनेगा FMNH2, जो कि रिड्यूस फॉर्म ऑफ FMN है। अब देखिए जो आगे यूज़ होंगे FAD, NAD, FMN एंड NADP, ये सब क्या है, कोएंजाइम है। इनके रिडक्शन से FAD के रिडक्शन से FADH2, NAD के रिडक्शन से NADH, FMN के रिडक्शन से FMNH2 और NADP के रिडक्शन से NADPH बनता है। अगर इन सबका ऑक्सीडेशन हो जाए, यहाँ पे तो रिडक्शन हो रहा है, इन सबका ऑक्सीडेशन हो जाए तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें से सब में से क्या हो जाएगा, H हट जाएगा, यानी FADH2 से क्या बन जाएगा, FAD, NADH से NAD। मतलब अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये फॉर्म, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये वाली फॉर्म्स बन जाएंगी। अब देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं।
रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन। अब देखिए ये क्या है? रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स। ये क्या है? लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ एच आयन फ्रॉम, देखिए इलेक्ट्रॉन, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द, यानी एच आयन के रूप में हमारे इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन क्या क्या बोला जाता है? रिडॉक्स इक्विवेलेंट। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो इसके साथ क्या हो रहा है? लॉस ऑफ एच आयन भी हो रहा है। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यानी हमें गेन ऑफ एच आयन के रूप में मिल रहा है। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं रिडॉक्स इक्विवेलेंट। देखिए जो ग्लाइकोलिसिस है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज ग्लाइको एंड सेकेंड इज लाइसिस। ग्लाइको का मीनिंग हो गया ग्लूकोज एंड लाइसिस का मीनिंग हो गया ब्रेकडाउन। यानी ग्लाइकोलिसिस क्या हुआ? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो पार्शियल होता है, फुल्ली नहीं होता है। और ये कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे होता है, यानी ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों रेस्पिरेशन में देखने को मिलता है ग्लाइकोलिसिस। इसकी जो साइट होती है वो साइटोप्लाज्म होती है, या फिर आप लिख सकते हैं साइटोसॉल होती है। ग्लाइकोलिसिस को देने वाले साइंटिस्ट थे एम्बिडन, मेयर, हॉफ, पार्नस। यानी ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन्हीं के नाम पे इसे ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। तीनों का इनिशियल वर्ड लिया गया है, एम्बिडन, मेयर, हॉफ और पार्नस। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही स्टेप होता है, आगे के स्टेप नहीं होते हैं। यानी जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है वो पार्शियली होके रह जाता है, क्योंकि फुल्ली, मैंने आपको बताया, फुल्ली ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही एब्सेंट होती है, तो फिर फुल्ली कैसे होगा? एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सुक्रोज। देखिए जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, यानी हम प्लांट का रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो सुक्रोज होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, लेकिन वो इसे ग्लूकोज को क्या कर लेते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि सुक्रोज है। क्योंकि जो वो फूड को स्टोर कर सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कर सकते हैं, और सुक्रोज क्या है? एक स्टोर फॉर्म है। तो जब हम सुक्रोज को हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? ग्लाइकोलिसिस में नहीं भेज सकते, तो हमें सुक्रोज को क्या करना पड़ेगा? मतलब सुक्रोज का भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, जो किसके उसकी प्रेजेंस में होगा? इन्वर्टेज एंजाइम करेगा। तो देखिए सुक्रोज को जो हम तोड़ेंगे तो वो 2 भागों में टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही ऐसे कंपाउंड है जो कि ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकते हैं और जिनका ऑक्सीडेशन हो सकता है। देखिए ग्लाइकोलिसिस पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू देख लीजिए आपको कि आखिर ग्लाइकोलिसिस में होगा क्या। ये ब्रीफ उसमें लिखा है, तो ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसमें जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा वो 10 स्टेप्स में होगा, यानी 10 चेन में होगा। देखिए एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? जब उसमें टूटेगा तो उसमें क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जिससे क्या मिलेगा हमें? 2 पाइरूवेट या फिर 2 पाइरूविक एसिड मिलेगा, जिसमें 3 कार्बन के 2 हमें क्या मिलेंगे? पाइरूवेट बोल सकते हैं या फिर पाइरूविक एसिड मिलेंगे। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है वो 2 फेज में मानी जाती है। फर्स्ट एनर्जी कंज्यूमिंग और एक्टिवेशन फेज। एनर्जी कंज्यूमिंग यानी इसमें सिर्फ एनर्जी खर्च होगी, इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। और दूसरे में क्या है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज और पे ऑफ फेज। यानी इसमें क्या होगा? हमें जो एनर्जी देंगे हम, उसके बदले में हमें क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। यानी जिसके लिए हम एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिस चीज़ के लिए हम ग्लाइकोलिसिस कर रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले कौन सा फेज है? एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, यानी यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस के स्टेप। सबसे पहले देखिए, तो देखिए अब स्टेप्स देख लीजिए ग्लाइकोलिसिस के। ये 10 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, और ये एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन मानी जाती है फूड की। और दूसरा ये है, मैंने अभी आपको इससे पहले आपको ये बताया कि जो ये ग्लाइकोलिसिस है ये 2 फेजेस में होती है। एक तो एनर्जी कंज्यूमिंग फेज में होती है, और एक जिसमें हमें एनर्जी मिलती है या पे ऑफ एनर्जी के रूप में होती है। तो मैं आपको इन 10 स्टेप में बताऊंगी कि कहाँ पे हमारा एनर्जी कंज्यूमिंग हुआ है और कहाँ पे हमें कौन सा फेज हमारा एनर्जी गेन है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो कि 6 कार्बन का है। ठीक है, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आगे ग्लाइकोलिसिस में टूटा ये, तो इसने क्या किया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लिया।
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। ठीक है, अब देखिए इस ग्लूकोज पे क्या हुआ, इस ग्लूकोज के 6 नंबर पे फास्फेट का एडिशन हो गया। अब ये फास्फेट हमारे पास आया कहाँ से, ये फास्फेट हमें मिला कहाँ से, तो ये मिला हमें एटीपी के टूटने से। यानी यहाँ पे एनर्जी क्या हुई, कंज्यूम हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है। तो यानी एटीपी का जो ये एटीपी टूटा है उससे क्या मिला, एडीपी, और हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल गया। तो ये इसका एक फॉस्फेट है, ये इसमें आके जुड़ जाएगा, यानी 6 नंबर के कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिल गया। अब ये किस किस एंजाइम के उससे हुआ, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो एटीपी है, अगर एटीपी टूट रहा है या एटीपी बन रहा है ग्लाइकोलिसिस में या कहीं पे भी, तो क्या होता है, काइनेज नाम का एंजाइम यूज़ होता है, काइनेज यूज़ होता है। और अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके पहले किसका नाम आएगा, काइनेज के। देखिए अगर एटीपी बन रहा है तो हम लेंगे ग्लूकोज के नाम के आधार पे काइनेज को, और अगर एटीपी टूट रहा है तो हम लेंगे सबस्ट्रेट के नाम पे। यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। तो यानी यहाँ पे एटीपी टूट रहा है, तो यानी जब टूट रहा है तो हम सबस्ट्रेट के नाम पे लेंगे। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, हम हेक्सो शुगर भी बोलते हैं, इसलिए इसके ग्लूकोज के नाम पे इसका नाम लिया हेक्सोकाइनेज। अब नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला स्टेप हमारा ये हो गया, आप स्टेप गिनते चलिए। सबसे पहला स्टेप हमारा ये हो गया जहाँ से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। सेकेंड स्टेप है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या बनाएगा, अपना आइसोमर बनाएगा, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे चल के क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। ये जो ऊपर वाला था ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, ये इरिवर्सिबल है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज नहीं बन सकता अब। लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी बन सकता है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6, यानी ये रिवर्सिबल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में क्या होगा। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट। ठीक है, अभी तो यहाँ पे तो एक ही फॉस्फेट था, अब यहाँ पे एक फॉस्फेट और ऐड हो गया है। अब जब ये फॉस्फेट ऐड हो गया है तो फिर से हमें कहीं ना कहीं से हमें क्या मिला है, एक फॉस्फेट ग्रुप मिला है। तो वो हमें कैसे मिला है, वो हमें दोबारा यहाँ पे एटीपी टूटा है, एटीपी के टूटने से हमें एक फॉस्फेट मिल गया है, जो जिससे क्या बना, फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट, जो कि अभी भी 6 कार्बनी है, ये पूरा भी 6 कार्बनी है। तो ये हो गया हमारा 3 स्टेप। अब देखिए यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, मैंने आपको बताया था अगर एटीपी टूटता है तो हम जो एंजाइम का नाम लेंगे, काइनेज तो रहेगा ही, लेकिन जो हम एंजाइम का नाम लेंगे अगर एटीपी टूटता है तो वो सबस्ट्रेट के नाम पे लेंगे। तो सबस्ट्रेट देखिए यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट है हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और यानी काइनेज से पहले हम क्या लिख सकते हैं, फॉस्फोफ्रक्टो, इसे क्या लिख सकते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो ये हमारा 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब चलिए 4th स्टेप पे देखते हैं। अब ये क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट का क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिट होगा। स्प्लिट होने के बाद ये 2 उसमें बढ़ जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा। कौन कौन से, ये हमारा 4th स्टेप है, कौन कौन से भागों में बढ़ जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स में बढ़ जाएगा, DHAP यानी 3 कार्बन के, और 3PGL 3 कार्बन के, यानी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाएगा। कौन स्प्लिट हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट। ठीक है, अब देखिए ये DHAP तो ऐसे ही रहेगा अभी। ठीक है, अभी हम पहले इसका बताते हैं कि इसका क्या चल रहा है। देखिए 3PGL का जो फुल नेम है वो है फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड। अभी इसके नाम के आगे 3 लिखा है, तो आप ये मत सोचिए कि 3 मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल नहीं है PGL के, मॉलिक्यूल तो एक ही है PGL का, 3 कार्बन का है, और जो इस पे फॉस्फेट ग्रुप है वो तीसरे नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है, इसलिए इसका क्या नाम है, 3PGL, जिसे हम क्या लिखते हैं, G3P भी लिखते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब देखिए इस 3PGL का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इस 3PGL का ऑक्सीडेशन होगा आगे चल के। अब आप जानते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, लॉस ऑफ, अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, PGL ने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन को कोई कैप्चर भी करेगा। अब यहाँ पे जो ये एंजाइम है, जो आपको भी बताए थे को एंजाइम यूज होंगे, तो यहाँ पे जो ये NAD है इसके निकले हुए खोए हुए इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा और रिड्यूस होके क्या बना लेगा, NADH बना लेगा, NADH+H+ बना लेगा। अब
यहाँ देखिए, यहाँ 3PGL है, इससे ये क्या बना, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। अब यहाँ पे तो एक ही फॉस्फेट ग्रुप था, यहाँ पे ये दूसरा कहाँ से ऐड हो गया, अब कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा। तो यहाँ पे ये जो मिला इसे, ये H3PO4 पे से मिला, यानी इस 3PGL इस 3PGL का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो इसके पास इसके H3PO4 ने क्या किया, एक फॉस्फेट यहाँ दे दिया, ठीक है, एक फॉस्फेट इसे दे दिया, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। तो इससे क्या बना, 1,3-BPGA। यहाँ जो ये फॉस्फेट मिला ये H3PO4 से मिला। अब देखिए यहाँ पे हमारे स्टेप 4 हो गया था, यहाँ पे स्टेप 4 हो गया था, ठीक है। और जो 5 स्टेप है हमारा, ये जो DHAP है ना, ये भी किस में बदल जाता है, 3PGL में बदल जाता है। तो ये हमारा 5 स्टेप हो गया, 4 ये हो गया, ये इरिवर्सिबल है, इससे ये बन सकता है, इससे बन सकता है, तो ये DHAP 3PGL में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हम एक मॉलिक्यूल का देख रहे हैं, 3PGA के एक मॉलिक्यूल का, हालांकि हमारे पास 2 हो चुके हैं क्योंकि ये वाला भी इसमें कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी हम सिर्फ एक PGL मॉलिक्यूल का देख रहे हैं। अब देखिए अब आगे क्या होता है, 1,3-BPGA हमारे पास अब ये प्रोडक्ट है। 5 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए छठे स्टेप में क्या होगा, 5 ही हो गया, छठा स्टेप हमारा ये हो गया 3PGL से, जब ये क्या बना, ये हमारा 6 स्टेप हो गया। अब हमारे 7 स्टेप में देखिए क्या होता है। अब इस 1,3-BPGA से क्या बनेगा, 3PGA बनेगा। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पे एक ही फॉस्फेट ग्रुप है, यानी एक ही फॉस्फेट ग्रुप हमें दिख रहा है, ठीक है। तो यानी इसमें नंबर दिया होता है ना, इस नंबर से हमें पता चल जाता है कितने फॉस्फेट ग्रुप, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है 3 कार्बन पे, 3PGA, ठीक है, तीसरे वाले कार्बन पे। तो 3PGA मिला, यानी यहाँ पे क्या हुआ, इसने 3PGA क्या कर दिया, एक फॉस्फेट दे दिया। अब जब वो फॉस्फेट मिला तो उससे क्या हुआ, हमें ATP मिल गया। उस ADP से जुड़ के उस फॉस्फेट ने क्या बना लिया, ATP बना लिया, यानी क्या हुआ, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ ATP हमें मिल गया। अब मैंने आपको बताया था, देखिए, यानी ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पे क्या हो गया, हमें गेन ऑफ एनर्जी मिल गई, यानी एनर्जी हमें यहाँ पे मिली है, ATP मिलने का मतलब एनर्जी मिल गई। लेकिन अभी तक तो ये ऊपर स्टेप थे 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके स्टेप 6 तक, ये सारे कंज्यूमिंग मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग थे, जिसमें हमें एनर्जी लॉस करनी पड़ी। तो ये 2 फेज हुई थी। अब आगे के फेज में हमें ATP मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें पहला ATP मिल गया, यानी अगर हम देखें ये 6 स्टेप हो गया, यानी 7 स्टेप में हमें एक ATP मिल गया। अब ये 3PGA बन गया, ठीक है, 3PGA बन गया। अब ये क्या करेगा, 3PGA से 2PGA में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बस यहाँ से वाटर बाहर निकला है, और जो ये कार्बन है ये जो ये फॉस्फेट है ये 3 कार्बन की जगह 2 कार्बन पे आ गया, यानी दूसरे नंबर के कार्बन पे आ गया है। अब ये है 3CE। अब ये क्या करेगा, 2PGA से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PEP में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल। ये सब रिवर्सिबल है, जो रिवर्सिबल नहीं है वो 1st, 3rd एंड 10th, ये 3 स्टेप रिवर्सिबल नहीं है, बाकी सब रिवर्सिबल है। अब देखिए PEP से क्या हुआ, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बन गया। अब इससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पाइरुविक एसिड बन जाएगा। पाइरुविक एसिड बन जाएगा, जिसमें क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप निकल के यहाँ पे ATP बना लेगा और हमें क्या मिल जाएगा, पाइरुविक एसिड मिल जाएंगे। अभी तो ये तो 3 एक ही कार्बन का है, ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको ऊपर ये बताया, ध्यान से सुनिए, अभी मैंने आपको ये बताया कि जो ये 3PGA जो ये DHAP है ये PGL में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो अभी एक ही मॉलिक्यूल PGL का बताया मैंने, जब ये 2 हो जाएगा तो इन सब के आगे 2 लग जाएगा, यानी जो ये सब होगा यहाँ पे सब चीज़ें डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सारी चीज़ें डबल हो जाएगी। लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 2 पाइरुविक एसिड मिलेंगे। यहाँ पे इसके जो ये होंगे, ये जो 3PGA है ये 2 मॉलिक्यूल होंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे इसके भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, मतलब आप अपनी तरफ से 2 सब में ऐड कर लेना। स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस अभी मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया, यहाँ पे देखिए लिख के है। सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिला, कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ, यहाँ पे हेक्सोकाइनेज, यहाँ पे हमें एक ATP का लॉस हुआ, ठीक है, यानी एक ATP हमें यूज़ हुआ हमारा। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये इसका आइसोमर है, इसीलिए इसे आइसोमेराइजेशन बोला जाता है। इस प्रोसेस को आइसोमेराइजेशन बोलते हैं। इसमें जो इसका जो एंजाइम है वो है फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। अब देखिए यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट
बना, तो इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अब बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। देखिए मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, खिचड़ी सी ना पके। अगर हम देखें स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, हो सकता है आपको इससे ज़्यादा समझ आए। देखिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, ग्लूकोज था। हमारे पास क्या था, ग्लूकोज था। ग्लूकोज से हमें क्या मिला, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिला। 6 फॉस्फेट का मतलब ये है कि ग्लूकोज के 6 नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ गया है, ठीक है, एडिशन हो गया है। यानी हमारा यहाँ पे एटीपी टूट के एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे दिया, ग्लूकोज ने ले लिया। और इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ हुआ, हेक्सोकाइनेज। आई होप सो आपको ये स्टेप समझ आ गया हो। देखिए ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ठीक है, एटीपी टूटा, जो इससे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला वो ग्लूकोज से जाके जुड़ गया, यानी छठे नंबर के कार्बन पे जुड़ गया। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ, हेक्सोकाइनेज। आई होप सो आपको समझ आ गया हो। ये हमारा पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप देखिए, दूसरे स्टेप में हमारा क्या हुआ। दूसरे स्टेप में देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना लिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लिया, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लिया। अब इसमें क्या क्या हुआ, देखिए इसमें क्या क्या हुआ। पहली बात तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये इसका आइसोमर है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी यहाँ पे जो इससे ये बना है इसे बोलते हैं हम आइसोमेराइजेशन, ठीक है। और ऊपर वाली प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसमें ग्लूकोज में फास्फेट जुड़ रहा है तो इसे फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, कि यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा, तो सुनिए मैंने आपसे ये बताया कि अगर किसी प्रोसेस में एटीपी जुड़ रहा है या एटीपी बन रहा है या एटीपी घट रहा है, तो हम वहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, काइनेज करेंगे। अब उस काइनेज का जो नाम डिपेंड करेगा वो करेगा एटीपी के टूटने पर और एटीपी के बनने पर। अगर एटीपी बन रहा है तो उस एंजाइम का नाम रखा जाएगा, अगर एटीपी बन रहा है प्रोडक्ट के नाम पे, और अगर एटीपी टूट रहा है तो उसका नाम सबस्ट्रेट के नाम पे रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एटीपी टूट रहा था, यहाँ पे एटीपी टूटा तो हमने ग्लूकोज के नाम पे एंजाइम का नाम रखा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में हमें कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो ये फर्स्ट स्टेप है ये इरिवर्सिबल है, लेकिन ये वाला स्टेप क्या है, रिवर्सिबल है, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम थर्ड स्टेप क्या है हमारा। हमारे पास क्या है अभी, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हम देखते हैं क्या बनता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हम क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, अब देखिए आप यहाँ पे क्या था, एक ही फॉस्फेट था हमारे पास, यहाँ पे एडिशन हुआ है फॉस्फेट का, यानी अब हमें कहीं ना कहीं से दोबारा फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे फिर से एक एटीपी टूटेगा, यानी एक एटीपी टूटा जिसने क्या बनाया, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये वाला फॉस्फेट क्या बनाएगा, इससे मिलके फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना लेगा, ठीक है। फिर दोबारा से इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हुआ है, फॉस्फोराइलेशन। ये हमारा 3 स्टेप हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ होगा। तो अब यहाँ पे एटीपी टूटा है तो हम एंजाइम लेंगे सबस्ट्रेट के नाम पे, यानी एंजाइम होगा हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये हमारा एंजाइम यूज़ होगा, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस भी क्या है हमारा, ये वाला प्रोसेस भी हमारा इरिवर्सिबल है, ठीक है। ये आप एरो से देखिए, जहाँ पे 2 एरो लग रहे होंगे वहाँ पे रिवर्सिबल है, और जहाँ पे 1 एरो लग रहा है वहाँ इरिवर्सिबल है। अब हम देखते हैं फोर्थ स्टेप क्या है। अब हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, तो लिख लेंगे हम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये क्या करेगा, इसका ना स्प्लिट हो जाएगा, ये दो मॉलिक्यूल में कार्बन के, यहाँ पे ये 6 कार्बन है ना ये, तो यहाँ पे ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाएगा, यानी बट जाएगा, टूट जाएगा। पहला DHAP
पहला DHAP और दूसरा हो जाएगा हमारा 3PGAL। 3PGAL। अब देखिए मैं हर जगह फुल फॉर्म लिखूंगी तो आप कभी ना थोड़ा सा खिचड़ी सी पक जाएगी। अगर आप हर जगह फुल फॉर्म लिखवाएंगे तो भरा भरा सा हो जाएगा। तो इसे हम, इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, क्या फुल फॉर्म है इसकी? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसे? ग्लिसरॉल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है। अब ये 3PGL है, यानी एक ये 3 कार्बन के हो गए दोनों। ठीक है। ये 3 कार्बन के हो गए। तो अब ये 3PGL क्या होगा? अब इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इसका मैंने आपको नाम पहले बता दिया है कि हम इसे क्या बोल सकते हैं। इसे हम G3P भी बोलते हैं, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बोल सकते हैं इसे। अब इसका क्या होगा? इतना बार बार मत लिखिए क्योंकि फिर ज़्यादा वो भर जाएगा। इसका अब ऑक्सीडेशन होगा। इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में आप जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसमें से। जब इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? इससे NAD क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा और NADH बना लेगा। NADH बना लेगा। ठीक है, यानी इसका रिडक्शन हो जाएगा। और इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा 1,3-BPGA। ठीक है, 1,3-BPGA बन जाएगा किससे? 3PGL से, ऑक्सीडेशन के बाद। अब आप एक चीज़ नोट करिए, यहाँ पे क्या है? हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप 1 है और यहाँ पे हो गए 2, यानी फिर से एडिशन हुआ है। अब ये है कि ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया? तो यहाँ पे इसका 3PGL का ऑक्सीडेशन हुआ, उससे इनका इलेक्ट्रॉन निकला, उस इलेक्ट्रॉन को NAD प्लस ने कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद ये खुद रिड्यूस होके NADH प्लस H में बदल गया, यानी उसने क्या बना लिया? NAD प्लस से NADH प्लस H आयन बना लिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दो, यहाँ पे एक फास्फेट है, यहाँ पे 2 फास्फेट दिख रहे हैं। अब कहीं ना कहीं से तो एडिशन हुआ है, तो यहाँ पे एक एडिशन हुआ है H3PO4 का। फुल फॉर्म क्या है इसकी? फुल फॉर्म है बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखिए जब यहाँ पे एडिशन हुआ है फॉस्फेट ग्रुप का, तो इस प्रोसेस को यहाँ पे क्या हुआ है? यानी फॉस्फोराइलेशन हुआ है। यहाँ फॉस्फोराइलेशन हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि इस फ्रक्टोज से ये स्प्लिट हुए हैं। ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है और इसमें ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है DHAP, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है। तो अभी हम PGL को लेके चल रहे हैं। बाद में क्या करेगा ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3PGL में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो अभी एक PGL मॉलिक्यूल के साथ प्रोसेस हो रही है वो किसके लिए होगी? 2 मॉलिक्यूल के लिए होगी। अभी हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल का पढ़ रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक हमने कितने स्टेप कर लिए थे। देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, ये हमारा थर्ड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये हमारा फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, ये हमारा फिफ्थ स्टेप है, ये हमारा सिक्स्थ स्टेप है, ये हमारा सिक्स स्टेप है, ये हमारा 7 स्टेप है, ये हमारा 8 स्टेप है। ठीक है। अब 9th स्टेप देखते हैं। 9th स्टेप में क्या होता है? 1,3-BPGA से क्या हो जाएगा ये? अब इसमें यहाँ पे एक इसने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर लिया। अब क्या करेगा? एक फॉस्फेट ग्रुप को ये बाहर निकाल देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3PGA में। 3PGA में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या है? 3 कार्बन है। ठीक है। यानी जब यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप निकला है तो हमें क्या मिला होगा? एक ADP मिला होगा, हमें एक ATP मिला होगा। यानी यहाँ हमें क्या मिला है? एक ATP मिला है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये 3PGA से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2PGA में।
यानी इसमें कुछ खास नहीं हुआ है, बस एक तो वाटर बाहर निकला है और दूसरा ये है कि जो यहाँ पे 3 नंबर पे कार्बन था वो 2 नंबर पे चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये जो P2PGA से क्या बनेगा, सीधा पैप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पैप बन जाएगा, यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बन जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना CO2 निकली, ना कोई ATP फॉर्मेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस सीधा P2PGA से पैप बन जाता है। अब इस पैप से क्या होगा, ये पैप क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब 3C है। क्या है? 3C है, ये पाइरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। लेकिन इस एंड प्रोडक्ट पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, ये इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, फॉस्फोइनोल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं है पाइरुविक एसिड में। तो यानी यहाँ पे हमें फिर से क्या मिल जाएगा, एक ATP मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक ATP मिल जाएगा। तो हमारे पूरे ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप ये थे। तो ये हमारे 10 स्टेप थे। इसमें लास्ट प्रोडक्ट हमें पाइरुविक एसिड मिलता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। और लेकिन एक चीज़ और देखिए आप, ये चीज़ समझिए आप, यहाँ पे हमारा DHAP बना था, ये 3PGL में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3PGL में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे अभी एक ही मॉलिक्यूल है। तो इसके हम ये जो सारी प्रोसेस करेंगे ना, 2 मॉलिक्यूल के लिए करेंगे। तो ये बाद में मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये हर उसके आगे ना 2 लग जाएगा, हर चीज़ 2 बनेगी। ये 2PGA, 2 पैप, 2 ही ATP मिलेंगे फिर हमें। ठीक है, यहाँ पे 2 पाइरुविक एसिड, मतलब हर चीज़ डबल हो जाएगी। ठीक है, 2 ATP यहाँ ये रहा, और 2 ATP हमें यहाँ मिलते हैं, यानी टोटल हमें गेन कितने का, 4 ATP। लेकिन इससे पहले हमें ऊपर हमारे 2 ATP खर्च भी हुए थे। तो अगर हमें 2 ATP मिल रहे हैं पूरी प्रोसेस में, तो देख लीजिए, एक बार से फिर से देख लीजिए। और लास्ट में भी यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें ATP मिल रहा है, यानी प्रोडक्ट के नाम पे हम क्या लिखेंगे, पाइरुवेट काइनेज। कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ, पाइरुवेट काइनेज। तो ये हमारा पूरा ग्लाइकोलिसिस का स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस थे। और अगर आपको निमोनिक्स देखना है इस पूरी प्रोसेस को याद करने के लिए, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। रुकिए, आप देखिए, निमोनिक्स है। इसमें हमारी पूरी ग्लाइकोलिसिस के स्टेप कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप इसे याद कर सकते हैं, जी फूफा दोनों गिरे, बेचारे पी के पानी पेप्सी या पौवा। अब देखिए, जो हमें प्रोडक्ट बने वो सब इसमें लिखे हैं। जी से ग्लूकोज हो गया, फिर दूसरे वाले जी से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया, इससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हो गया, इससे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो गया, दोनों से DHAP हो गया, और गिरे से G3P हो गया, यानी ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गया। बेचारे से क्या हो गया, BPG हो गया हमारा, बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। पीके से हमारा 3PG हो गया, फास्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया। और पानी से ये 2PGA हो गया, और पेप्सी से पैप बन गया हमारा, और पौवा से हमारा लास्ट में पाइरुविक एसिड मिल गया। तो ये हमारा पूरा एक निमोनिक्स था। इससे हमें पूरे प्रोसेस याद कर सकते हैं। जी फूफा दोनों गिरे, बेचारे पी के पानी पेप्सी या पौवा। अब यहाँ पे ये देखिए आप, जब ये 3PGA से 2PGA में जाएंगे तो यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है, यानी म्यूटेज नाम का एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है, सिर्फ 3PGA से 2PGA में 2PGA बन रहा है। और यहाँ पे ये क्या है, मतलब रिवर्सिबल है। ये सारे वो क्या है, रिवर्सिबल है। लास्ट स्टेप को छोड़ के, फर्स्ट 3 एंड लास्ट को छोड़ के सब क्या है, रिवर्सिबल है। तो जब ये PGA 2PGA पैप में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इनोलेशन हो रहा है। इनोलेशन का मतलब ये है, ये यहाँ पे रिवर्स हो रही है चीज़ें, यानी यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, इनोलेज हो जाएगा। कौन सा एंजाइम होगा, इनोलेज। और यहाँ पे ये पैप से फिर क्या बन जाएगा, पाइरुविक एसिड बन जाएगा, जिसका एंजाइम है पाइरुवेट काइनेज। क्योंकि यहाँ पे ATP का सिंथेसिस हो रहा है, और ATP का अगर सिंथेसिस होगा तो उसका नाम प्रोडक्ट के नाम पे रखा जाएगा, एंजाइम का नाम। तो आपने देखा कि इसमें हमें 10 स्टेप मिले हैं। फर्स्ट 3 एंड 10 स्टेप इरिवर्सिबल है, बाकी के जितने बचे हुए स्टेप है वो सारे रिवर्सिबल है।
आई होप सो आपको समझ आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। आगे भी आपको इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।